तो हमारे पास प्रश्नावली 9 का पहला प्रश्न है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है और अच्छी तरह से तनी हुई है, जो अच्छी तरह से तनी है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है, प्रश्न को फिर से पढ़ लो कि भूमि पर एक खंभा खड़ा है, भूमि पर एक खंभा खड़ा है। तो मान लेते हैं जैसे ही भूमि की बात कहा जाए तो ये क्षैतिज रेखा हमारा भूमि को दर्शाता है और इस पर एक खंभा खड़ा है। तो जब भी कोई भी वस्तु खड़ी होती है भूमि पर तो वह लंबवत होती है, अर्थात 90 डिग्री के साथ खड़ी होती है। कोई दिक्कत? तो ये ए बी खंभे की ऊंचाई है। ए बी क्या है? खंभे की ऊंचाई है। प्रश्न में कह रहा है कि इस खंभा के शिखर से एक रस्सी भूमि के किसी बिंदु से इस तरह से बंधा हुआ है कि रस्सी में पूरा कोई ढील नहीं है, तनी हुई है। ये रस्सी क्या है? तनी हुई। ये रस्सी आपस में पूरा तना हुआ है, खींचकर इस तरह से बांधा गया है कि इसमें कोई ढील नहीं है। और इस रस्सी की लंबाई प्रश्न में दर्शा रहा है कि 20 मीटर है। इस रस्सी की लंबाई 20 मीटर है और कहा जा रहा है कि एक कलाकार, सर्कस का कलाकार, मान लो सी बिंदु यहाँ दे देते हैं, सर्कस का कलाकार इस रस्सी पर चढ़कर दर्शक को दिखा रहा है। रस्सी पर चढ़ना तो कठिन काम है, तो फिर भी एक कलाकार नीचे से ज़मीन से पैदल चलता हुआ इस रस्सी पर शिखर तक चढ़ के चला जाता है, यह दिखा रहा है। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि ये खंभा कितना ऊंचा होगा अगर रस्सी भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण है? 30 डिग्री। तो हम यहाँ ध्यान से देखेंगे कि न्यून कोण है ये 30 डिग्री, 90 से छोटा न्यून कोण है। न्यून कोण में भी यह उन्नयन कोण है, नीचे की ओर बन रहा है तो उन्नयन कोण है, लिखा हुआ भी ये उन्नयन कोण बना रहा है। अब ध्यान देंगे कि प्रश्न पूछ रहा है खंभा की ऊंचाई क्या है और दिया हुआ है रस्सी की लंबाई। तो हमेशा तर्क करेंगे, हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है, 6 में वास्तविक तो 3 ही है, साइन कोस टेन। ये तीनों का विपरीत ना है अगला 3, तो हम जरूरी नहीं है कि 6 वो ध्यान में रखेंगे, बस इस 3 को ही प्रयोग में करना है, साइन कोस और टेन। अगर तुम्हारी स्वेच्छा है कि हम कोसेक सेक कोट भी करेंगे तो कर सकते हो, क्योंकि यह इसी का तो विपरीत रूप है। अब हम देख रहे हैं प्रश्न कि हमारा इस न्यून कोण के लिए सामने की भुजा खंभा जो है यह क्या कहलाएगा? लंब। समकोण त्रिभुज के सिद्धांत के अनुसार लंब। और जो दूरी हमारा रस्सी की लंबाई दिया हुआ वह क्या कहलाएगा? कर्ण। अब इन दोनों में लंब कर्ण में संबंध क्या है? कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का है? साइन थीटा का है। कोसेक का भी है, कर्ण बटा लंब। तो अगर हम कोसेक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और साइन भी ले सकते हैं। तो यह स्वेच्छा हमारी है कि हम साइन पर संबंध स्थापित करें या कोसेक पर करें। तो लेकिन प्रयास हमेशा करना है साइन कोस टेन का ही मान लेके चलना है। अगर विपरीत भी लोगे तो वह गलत नहीं है, जवाब उस पर भी निकलेगा। तो समझने की दृष्टि से याद रखना है कि साइन कोस और टेन का अनुप्रयोग इसमें करेंगे। तो अब यहाँ स्पष्ट पता चल रहा है कि हमें कर्ण दिया हुआ है, रस्सी की लंबाई कर्ण है और खंभा की ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब लंब पूछा जा रहा है। तो कर्ण लंब या लंब कर्ण, तो लंब बटा कर्ण का अनुपात साइन होता है। तो साइन पर यह मान आसानी से निकल जाएगा। तो बनाने से पहले ऐसे प्रश्न को चित्र का विश्लेषण करना पड़ता है, बगल में चित्र का उल्लेख करना पड़ता है कि हमने इस चित्र में क्या क्या हल किया है। तो चित्र में हमने क्या बनाया है कि माना कि ये भी, चित्र में हम लिखेंगे माना कि चित्र के बगल में कि ए बी खंभे की ऊंचाई, ए बी खंभे की ऊंचाई एवं बी सी खंभे में लगे, खंभे के शीर्ष में लगे, शीर्ष से बंधे डोरी की या रस्सी की लंबाई है, डोरी की
लंबाई है जो भूमि के सी बिंदु से, जो भूमि पर सी बिंदु से बंधा हुआ है तथा भूमि के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। यह एक्सप्लेन हमेशा फिगर बनाएंगे तो बगल में जिस तरह से भी हो अपने भाषा में चित्र का एक्सप्लेन करना है, अपने लैंग्वेज में। ज़रूरी नहीं है कि जितना शब्द हम लिखे हूबहू वही लिखना है। अपने स्वभाव से जो हम नाम देंगे उसी अनुसार लिख दिए कि ये भी खंभे की ऊंचाई है और BC डोर की लंबाई है जो सी बिंदु से बंधा हुआ है, टिका हुआ है। और याद रखना है कि यह भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण प्रश्न में ही कहा जा रहा है। अब उन्नयन कोण बनाती है। अब हल करने के लिए समकोण त्रिभुज CAB में क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज CAB में। याद रहे कि जब न्यून समकोण जो रहे उसको हम बीच में देते हैं। समकोण त्रिभुज की नामांकन करने के लिए समकोण की माप बीच में होना चाहिए। अब समकोण त्रिभुज CAB में जो जानकारी है हम लिख लेते हैं। क्या क्या जानकारी है? BC या CB। BC 20 मीटर। निकालना क्या है? AB जो जानकारी है, जो निकालना है। तो AB कुछ नहीं ज्ञात है, तो नहीं ज्ञात है तो हमारी मर्जी, इसको x मान ले या h मान ले। ऊंचाई है इसलिए क्या मान लिया? h मान लिया। x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, मानने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। हम इसे क्यों नहीं माने? क्योंकि प्रश्न में थोड़े आधार की दूरी पूछ रहा है कि कहाँ पर रस्सी टिका हुआ है खंभे से कितनी दूरी पर, यह नहीं पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है खंभा कितना ऊंचा, इसलिए खंभे की ऊंचाई को हमने माना। अब स्पष्ट है इस न्यूनकोण के लिए जो हमारे प्रश्न में दिया गया है, इस न्यूनकोण के लिए दोनों खंभे की ऊंचाई और रस्सी में संबंध है लंब कर्ण का। किसका संबंध है? और लंब कर्ण का अनुपात साइन भी होता है, और उल्टा देंगे तो कोसेक भी होता है। तो हम साइन या कोसेक हमारी मर्जी है, जिस पर चाहे निकाल सकते हैं। जवाब एक ही आएगा। तो हम क्या चीज़ पर निकाल ले? पहले साइन पर ही प्रयास करेंगे। तो साइन C बराबर लिखेंगे। जो न्यूनकोण है उस न्यूनकोण पर हमेशा मान रखेंगे, इसीलिए लिखेंगे चूँकि साइन C बराबर, C क्यों लिखे? क्योंकि न्यूनकोण हमको जानकारी है, ये न्यूनकोण ना जानकारी है। तो साइन C बराबर, साइन बटा लंब बटा कर्ण होता है साइन का, तो लंब हो गया AB और कर्ण हो गया BC। बस इतना समझ में आ रहा है। तो अब आगे सवाल का जवाब सेकंड में निकल जाएगा। साइन C का मान क्या हो गया? साइन C के बदले में कितना मान रखे हैं? 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री। AB का मान, AB हमने क्या माना है? H लिख दिए H। BC की जवाब क्या है? 20। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। साइन 30 का आंकिक मान हम लोग पढ़े हैं टेबल में। साइन 30 का आंकिक मान 1/2 इंटू ये इक्वल H/20। समीकरण में कैसे सॉल्व होता है? गुना होता है। तो 2 इंटू H क्या हो जाएगा? 2H इक्वल 20 गुना 1 20, 2 से कट गया है 10। H क्या निकला? 10। H जो हम किसकी ऊंचाई माने थे? AB क्या है? खंभे है। आता है, लिख देंगे, आता है खंभे की ऊंचाई, आता है खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। जो कलाकार चढ़ रहा था जिस रस्सी पर, वह 10 मीटर ऊंचे खंभे से बंधा हुआ था। तो ये 10 मीटर आ गया जवाब। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हमेशा ध्यान में रखना है कि चित्र समझना है। चित्र के बाद समकोण त्रिभुज का जो ये संबंध है इसको समझना है। ये तो वैल्यू लिखने के लिए हम अपने भाषा का प्रयोग करेंगे, गणितीय भाषा का भी नहीं, और जो हम लिख दिए उसका भी नहीं। चित्र को समझकर जैसे मर्जी हो एक्सप्लेन खुद से करना है, लेकिन यहाँ से समझना है, इस मान को जवाब में निकालना है गणितीय तरीके से। इस तरह से जवाब निकल जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है
कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर का जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब फिर से प्रश्न को एक बार पढ़ लो और समझो। क्वेश्चन में कह रहा है प्रश्न संख्या 2 कि एक पेड़ है, तो पेड़ जो है वृक्ष खड़ा होता है भूमि पर ना, ये ज़मीन है, धरती है, इस पर एक वृक्ष खड़ा है। मान लेते हैं वृक्ष की ऊंचाई क्या है, ए बी है। ए बी वास्तविक वृक्ष है, लेकिन हवा के झोंके के कारण, आंधी आने के कारण ये किसी भी एक बिंदु से यानी टूट जाता है। आंधी के कारण मान लेते हैं कि ये सी बिंदु है, और सी बिंदु से हवा में टूट जाता है। तो टूटा हुआ हिस्सा बी सी या तो हमारे बाईं ओर या दाईं ओर किसी और तो गिरेगा ना। तो ये वाला बी सी हिस्सा जो दिख रहा है ये अब रहा नहीं, आंधी के कारण ये झुक कर गिर गया। तो झुकेगा या तो इस ओर या इस ओर, दाईं ओर या बाईं ओर, हम अपनी मर्जी से जिधर स्वेच्छा हो झुका सकते हैं। तो हम झुका दिए कि यही टूटा हुआ हिस्सा अब जो है इधर आ गया, जो डी बिंदु पर ज़मीन को छूने लगा। मतलब टूटा हुआ हिस्सा सी से, जहाँ से टूटा सी से अभी कनेक्ट ही है, लेकिन ऊपर जो खड़ा था लंबवत, वह अब क्या किया, ज़मीन को छूने लगा। तो जो बिंदु बी था ऊपर वाला शीर्ष वाला बिंदु, अब कहाँ आ गया, डी पर, तब तो छुएगा ना। कह रहा है ये जो छू रहा है जो बिंदु, ये पेड़ के पाद बिंदु का मतलब जहाँ पेड़ खड़ा था, पाद बिंदु, तल बिंदु, आधार बिंदु कहा जाता है जहाँ पर वह वस्तु खड़ी होती है, टिकी हुई रहती है। तो वृक्ष जहाँ पर खड़ा है उसको कहा जाता है पाद बिंदु। कहा जाता है ये जो शिखर है पाद बिंदु से 8 मीटर दूर है, ज़मीन को जहाँ छू रहा है वह अपने पाद बिंदु से यानी जहाँ जड़ है उससे कितना दूर है, 8 मीटर दूर है। और साथ ही साथ ये टूटा हुआ भाग ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण भी बना रहा है। यह भी प्रश्न में कहा जा रहा है, ये टूटा हुआ हिस्सा जो है जहाँ ज़मीन को छू रहा है वहाँ से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में कह रहा है कि पेड़ की वास्तविक ऊंचाई क्या है, पेड़ की वास्तविक ऊंचाई ज्ञात करें। तो पेड़ की वास्तविक ऊंचाई तो हमारा ए से बी तक था, लेकिन अब ए से बी रहा नहीं, अब ए सी या प्लस सी डी रह गया। पेड़ की वास्तविक ऊंचाई, ये जो हमारा पेड़ है, पेड़ की वास्तविक ऊंचाई वास्तव में ए सी प्लस सी डी हो गया। जो पहले था ए बी के रूप में, ए से लेके कहाँ था, बी, लेकिन आंधी आने के कारण ये बी हिस्सा नीचे जब मुड़कर गिरा तो वह ए सी प्लस सी डी के रूप में झुका हुआ है। तो यह जो हमारा फिगर बन रहा है स्पष्ट दिख रहा है, समकोण त्रिभुज से संबंध है ना, क्योंकि कोई भी वस्तु या वृक्ष भवन खड़ी होती है ज़मीन पर 90 डिग्री के साथ होती है। इस फिगर का विश्लेषण करना है, यानी चित्र का थोड़ा अपने शब्दों में इसका परिचय देना है। या तो हम प्रश्न के आधार पर ही लिखेंगे, लेकिन भाषा हमारा अपना रहेगा। तो क्या लिखेंगे, माना कि ए बी वृक्ष की ऊंचाई है, ए बी वृक्ष की ऊंचाई है, वृक्ष की ऊंचाई है जो आंधी आने के कारण सी बिंदु से टूटकर बीसी हिस्सा सी डी की ओर झुक जाता है ना, टूटकर सी बी भाग सी डी के रूप में, सी बी भाग सी डी के रूप में जमीन को
जमीन को डी पर छूने लगता है, डी बिंदु पर छूने लगता है ना, यही ना, सी बी वाला भाग मुड़कर सी डी की ओर डी बिंदु पर जमीन को छूने लगता है, जो भूमि के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है, कोण भी बनाती है, ये नहीं दिया हुआ, और तथा सी डी बराबर ये, तथा ए डी बराबर 8 मीटर, ए डी बराबर 8 मीटर। ये अभी प्रश्न नहीं कर रहा है, ये ए डी जो है पेड़ के 5 बिंदु से शिखर जहाँ छू रहा है वह दूरी कितना है, 8 मीटर है, ऐसा प्रश्न में जिक्र किया गया, इसीलिए हमने इसको भी यहाँ ऐड कर दिया। कोई दिक्कत? अब ये चित्र का बाहरी हिस्सा है, इससे हम हटा भी सकते हैं क्योंकि हमें केवल त्रिभुज के एरिया से मतलब है। अब आगे देखते हैं, अब त्रिभुज हमारे पास जो बन रहा है समकोण त्रिभुज, सी ए डी में, इनमें स्पष्ट रूप से हमें जो जानकारी है हम उसको लिख सकते हैं। क्या जानकारी? 2 ही बात तो जानकारी है, एक है ए डी 8 मीटर, ए डी बराबर 8 मीटर यह दिया हुआ है, तथा कोण सी बराबर, कोण डी बराबर 30 डिग्री, इतना जानकारी है। इसके अलावा कुछ जानकारी है नहीं। लेकिन अब निकालना क्या है? निकालना है वृक्ष की वास्तविक ऊंचाई। तो वृक्ष की वास्तविक ऊंचाई हमने यहाँ लिखा है कि ए सी प्लस सी डी है, तो दोनों भुजा ए सी और सी डी तो त्रिभुज की ही भुजा है ना, तो दोनों को बारी बारी से एक एक करके निकालना है, क्योंकि हम एक बार में त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ एक ही भुजा ज्ञात कर सकते हैं। हमारा अगर हम ए सी निकालेंगे तो ए डी सी डी अगले भाग में निकलेगा, और सी डी पहले निकालेंगे तो ए सी दूसरे भाग में निकलेगा। हम अपनी स्वेच्छा अनुसार एक को पहले निकाल लेते हैं। अगर हम पहले ए सी को ही निकालना चाहे, किसे? ए सी, तो अब देखते हैं जो न्यून कोण हमारे प्रश्न में पहले से दिया रहता है उसके साथ ए सी का क्या संबंध है। जो प्रश्न में न्यून कोण दिया हुआ, प्रश्न में न्यून कोण डी का मान दिया हुआ, तो डी कोण के लिए ए सी क्या हो जाएगा? लंब ना, और एक भुजा जो दिया हुआ वह कौन सी भुजा है? आधार। जो निकालना है वह लंब है, जो दिया हुआ है वह आधार है। तो लंब और आधार के लिए कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात यूज करेंगे? tan। अगर विपरीत करोगे तो कोट भी कर सकते हो, दोनों में से किसी एक का। तो हम किसका कर लेते हैं? tan। तो tan ए लिखे, डी लिखे, सी लिखे, कौन सा न्यून कोण के साथ tan का संबंध आएगा? tan डी के साथ आएगा संबंध। किसके साथ? डी। याद रखना, जो न्यून कोण हमारे प्रश्न में दिया हुआ रहेगा उसी के साथ रिलेशन बनाना है। तो tan डी, तो tan डी इक्वल लंब बटा आधार होता है ना, तो डी के लिए लंब कौन सा भुजा हो गया? ए सी। आधार क्या हो गया? ए डी। आधार हो गया ए डी। फिर से समझ लो कि अगर tan अनुपात लिए तो डी कोण के लिए लंब बटा आधार रखे हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो डी के लिए लंब देख लेते हैं फिगर को कि लंब ए सी को सूचित कर रहा है, आधार ए डी को। इतना समझना है कि हिसाब बन गया। आगे कुछ नहीं करना है। tan डी का स्थान में हमारे पास डिग्री दिया हुआ न्यून कोण 30 डिग्री। ए सी का मान जानकारी नहीं है, ए सी मान खाली है। हमारी इच्छा है एच रखना, एच रखे या ए सी ये रहने देते हैं, कोई दिक्कत? एच मान ले, एक्स मान ले, वाई मान लेंगे तो भी सही है, नहीं माने ए सी रहने दिए। ए डी का वैल्यू, ए डी का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ प्रश्न में 8 है। उसके बाद tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ए सी बटा 8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है समीकरण में, तो समीकरण में √3 ए सी बराबर 8, 8 गुना 1 8, इसीलिए ए सी बराबर 8। ये √3 इंटू में है, और जो इंटू में होता है आगे जाने के बाद बटे में होता है, तो 8√3 यानी ए सी का मान हमारा जवाब आया 8/√3। कोई दिक्कत? आप परिमयीकरण कर भी सकते हैं, और नहीं तो अभी और भी एक भुजा निकालना है ना,
दोनों का एक साथ देख लेंगे, अगर निकलेगा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं। अभी हमारा पैर की वास्तविक ऊंचाई के लिए CD का भी निकालना ज़रूरी है ना। अब हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में हमारे पास 2 भुजा प्राप्त हो तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे? हमारी इच्छा है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो क्या करें, लंब और आधार मालूम है, निकालना है CD मतलब कर्ण। तो कर्ण का सीधा सूत्र भी होता है, तो सीधा सूत्र होता है, पुनः हम यहाँ लिखेंगे, पुनः CD की लंबाई ज्ञात करना है, CD। तो CD हमारा क्या हो गया, कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पर होल रूट। तो लंब तो हमारा यही हो गया AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर पर होल रूट, है ना। AC का मान निकाल के रखे हैं ना अभी, क्या 8/√3 का होल स्क्वायर प्लस AD का मान 8 का होल स्क्वायर, यही होगा। उसके बाद होल रूट नहीं होगा। अब 8 का स्क्वायर होता है 64 और √3 का स्क्वायर 3, क्योंकि रूट स्क्वायर होता है तो रूट ख़त्म। 8 का स्क्वायर फिर 64 और बटा कुछ नहीं तो 1 पर होल रूट, भिन्न में कर दिए। 1 और 3 का लघुत्तम 3, तो ये 64 हो गया। और 1 को 3 बार में मिला तो 3 चौके 12, 3 छक 18, 1 19, 192 हो गया। 192 में 64 जोड़ देते हैं, 192 जोड़ 64, 4 2 6, 9 6 15, 1 1 2, 256/3 का होल रूट। अब 256 का वर्गमूल होता है हमारा 16, लेकिन 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 3 पर तो रूट रहेगा। तो ये हमारा जो जवाब निकला अभी CD का जवाब निकला है 16/√3, 16/√3। अभी भी पैर की वास्तविक ऊंचाई निकला है क्या? अभी तो हमारा दोनों हिस्सा निकला है। एक हिस्सा निकला जो पहले से खड़ा है अभी, एक हिस्सा निकला जो झुका हुआ गिरा हुआ। अगर प्रश्न पूछता कि कौन सा ठूठा भाग जो खड़ा है अभी उसकी ऊंचाई क्या है, तब तो हम बता देते वही 8√3 ये 8√3 ना। अगर पूछता झुका हुआ भाग की ऊंचाई लंबाई क्या है तो बता देते 16√3, 16/√3। लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि पैर की वास्तविक ऊंचाई क्या है। प्रश्न का अगर गौर करेंगे तो प्रश्न ये नहीं पूछ रहा है कि ठूठा भाग का ऊंचाई क्या है या टूटा हुआ भाग का ऊंचाई क्या है। प्रश्न पूछ रहा है संपूर्ण यानी पैर की वास्तविक ऊंचाई क्या है। तो इसका मतलब है कि पैर की वास्तविक ऊंचाई तो AC प्लस CD है ना। अतः अब लिखेंगे, अतः पैर की वास्तविक ऊंचाई, पैर की वास्तविक ऊंचाई बराबर वास्तविक ऊंचाई AB अगर निकालना है, यही था पहले जो आगे कट कर आगे बना है AC प्लस CD, AC प्लस CD, कोई दिक्कत। AC का मान हमारे पास 8/√3 है, 8/√, और CD का मान 16/√3 है। अब इस भिन्न को हम जोड़ सकते हैं, यहाँ जोड़ देते हैं 8/√3 और जोड़ 16/√3। भिन्न का जोड़ करेंगे तो √3 और √3 का एलसीएम √3 ही होगा। ये 8 प्लस 16, तो क्या हो गया दोनों को जोड़ने के बाद 24√3। परिमयीकरण करना है। अब दोनों का एक के साथ परिमयीकरण कर देते हैं, कर दें। √3 को √3 से गुना कर दिए तो 24√3/3, 3 से कट गया, कितना बार में कट गया 8√3, यही हो गया 8√3 हमारे पैर का वास्तविक ऊंचाई है। अतः पैर की ऊंचाई बराबर 8√3 जो पहले से मौजूद था। यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड परीक्षा में भी आने की लगभग संभावनाएं हैं। इसको कई बार रिवीजन करना है परीक्षा के उद्देश्य से। कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर
झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई के एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती हो। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? फिसलन पट्टी तो पूछते हो, जिस पर बच्चे देखते होंगे सरकारी विद्यालय में एक इस आकार का, ध्यान से देखोगे कि बीच में एक सीढ़ी नुमा रचना होता है, इस तरह से सीढ़ी बनाया हुआ रहता है। ये खड़ा जो होता है स्तंभ, ये सीढ़ी होता है। इस सीढ़ी के माध्यम से बच्चे ऊपर चढ़ जाते हैं और यहाँ पर एक आयताकार प्लेट का बना हुआ लोहे के चदरे का या सीमेंटेड पत्थर का बना देता है, जिस पर बच्चे इस पर से फिसल कर फिर ज़मीन पर यहाँ पर से ऊपर से रेंगते हुए ज़मीन पर आ जाता है। इसे फिसलन पट्टी कहा जाता है। विद्यालय में बच्चों के मनोरंजन के लिए जब लंच का समय होता है या खेलने का समय, तो इस आकार का देखोगे बनाया गया रहता है। बच्चे इस माध्यम से सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं इधर से, और बस यहाँ से बैठ जाते हैं और ससर जाते हैं और गिरते हुए फिर कहाँ आ जाते हैं? ज़मीन पर। यह खेलने के लिए बनाया जाता है। तो कहा जाता है एक ठेकेदार को विद्यालय में फिसलन पट्टी बनाने के लिए ठेकेदारी दिया गया और कहा गया कि 2 तरह का फिसलन पट्टी बनाना है। एक जो 5 साल से कम उम्र का बच्चा है उसके लिए, एक 5 साल से जो ज़्यादा उम्र का बच्चा उसके लिए। और वो से निर्देश दिया गया कि 5 साल से जो कम के बच्चे होंगे उसके लिए फिसलन पट्टी मात्र 1.5 मीटर ऊंचा होना चाहिए, 1.5 मीटर ऊंचा। और ये फिसलन पट्टी ज़मीन के साथ जो छुएगा वह कितने डिग्री के साथ होना चाहिए झुका उसका? 30 डिग्री के साथ। अब फिर उसे कहा गया कि बड़े बच्चों के लिए, जब बड़े बच्चों के लिए बनाया जाएगा तो उसकी ऊंचाई 3 मीटर होना चाहिए। तो ठेकेदार क्या किया, पैसे बचाने के लिए दोनों को एक में ही कनेक्ट कर दिया। क्योंकि ये 1.5 मीटर का है, उसके बाद जो बड़ा बच्चे के लिए बनाया गया वह 3 मीटर के लिए। 3 मीटर के लिए तो थोड़ा ऊंचा होगा, और यह बच्चे के लिए 60 डिग्री के साथ बनाया गया। ये भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण के झुकाव पर। तो 3 मीटर इसलिए ऊंचा बनाया गया कि बड़े बच्चे तो डरेंगे नहीं, ऊपर से भी झुकेंगे नीचे की ओर फिसलेंगे तो वह निसंदेह झुक जाएगा। ये बड़े बच्चों के लिए, ये बड़ा बच्चा जाता है ऊपर से नीचे की ओर इस पट्टी पर, फिसलन पट्टी पर सतह पर ऊपर नीचे करता है। दिक्कत कोई समझने में? फिर से समझ लो, ये जो है ये वास्तव में AB, अगर हम यहाँ A दे, इसका मान B दे दे, इसका नाम यहाँ क्या दे दे? C। ये हो गया हमारा D और यहाँ E बिंदु। हमारे पास 2 समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक अगर 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, कम उम्र के बच्चों की बात करें तो 30 डिग्री कोण के साथ यह जो लंबवत सीढ़ी खड़ी है 90 डिग्री के साथ खड़ा होगा ना ज़मीन पर। तो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई अपेक्षाकृत देख रहे हैं छोटा भी है ना, और कम ऊंचाई से है, ताकि बच्चे आसानी से इस पर डरे नहीं, जाए और फिसल जाए। लेकिन 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए थोड़ा ऊंचा बनाया गया ताकि वह और ज़्यादा मनोरंजन कर सके, ऊपर से जाके फिसले। तो दोनों की फिसलन पट्टी की लंबाई डिफरेंट है। प्रश्न के में कहा गया कि दोनों की लंबाई ज्ञात करना है, तो एक एक करके निकालेंगे। हम पहले 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए निकाल लेते हैं। तो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई AB और फिसलन पट्टी की लंबाई B से E तक है ना। तो AB और BE से ही हमको निकालना है। तो अब इसका पहले विश्लेषण करते हैं फिगर में। माना कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बनाए गए फिसलन पट्टी की ऊंचाई
5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाए गए फिसलन पट्टी की ऊंचाई ए से कहाँ तक हम दिख रहे हैं, ए से बी तक ही है ना, ए से बी तक है, ए बी है, तथा फिसलन पट्टी की लंबाई BE है। संख्या में तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हम तो जो माने हैं वह क्या माने हैं, BE है। इसी BE पर बच्चे फिसलेंगे, और ये भी BE फिसलन पट्टी जो है BE है, जो भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बना रही है, जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब हमें ज्ञात करना है पहले 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई। तो इस चित्र को ही ना देखेंगे, जिस त्रिभुज BAE में, कौन सा त्रिभुज में, BAE में। अब समकोण त्रिभुज BAE में स्पष्ट इस त्रिभुज में हमें जानकारी जो है, मात्र जानकारी में हमें AB की ऊंचाई दी गई है। जानकारी क्या है, AB कितना, 1.5 मीटर, और कोण E कितना है, 30 डिग्री। अब एक भुजा जो है कि जानकारी है और एक भुजा हमको ज्ञात करना है, तो ज़रा उस भुजा से संबंध कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का बनता है ये जान ले। देख लो कि E के लिए, न्यूनकोण के लिए AB लंब होगा ना, और जो भुजा निकालना है वह हमारे इस त्रिभुज के लिए क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। फिर से समझ ले, यही समझना है। इस न्यूनकोण के लिए लंब हमें पहले से पता है, निकालने के लिए कहा जा रहा है कर्ण, यानी फिसलन पट्टी की लंबाई की वाली भुजा कर्ण है। बात समझ रहे हो ना। तो लंब और कर्ण का अनुपात किस त्रिकोणमितीय अनुपात को दर्शाता है, साइन का बनाता है, कोसेक का भी बनाता है, उल्टा करके लिखेंगे तो अब यहाँ हम tan लेंगे तो हमारी गलतियाँ हैं, क्योंकि tan का कोई संबंध ही नहीं है। ये लंब है, आधार प्रश्न में थोड़ी पूछ रहा है कि फिसलन पट्टी कितना दूर सीढ़ी से रखा गया है, ऐसा तो नहीं पूछा गया। फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, और लंबाई का रिलेशन किससे है, कर्ण से, और लंब जानकारी है, तो लंब और कर्ण का संबंध होता है साइन से। इसीलिए अब यहाँ अनुपात अगर हम लेंगे तो साइन लेंगे, क्या लेंगे, तो साइन E लिखेंगे। न्यूनकोण तो E का जानकारी है ना, इसीलिए अब लिखेंगे चूँकि साइन E बराबर, तो फार्मूला लंब बटा कर्ण होता है ना, तो E के लिए लंब क्या हो गया, AB, कर्ण BE, AB बटा B। अब AB बटा BE हो गया, तो साइन E के स्थान पर साइन E का मान हमको जानकारी है पहले से 30 डिग्री। AB जो जानकारी है पहले से प्रश्न में 1 BE नहीं है जानकारी, नहीं जानकारी है तो कोई चर राशि मान सकते हैं XYZ, नहीं तो वही राशि जो हम लिखे हैं संख्या, ये आंकिक मान रख देंगे। अब साइन 30 का मान पहले से पता होना चाहिए, जो जानकारी है 1/2, 1.5 बटा B। समीकरण में कैसे गुणा होता है, कोना कोनी, BE को 1 से गुणा किए BE, और 1.5 को 2 से गुणा किए 3.0, यानी 3 मीटर। तो यही हो गया हमारा। अतः 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए बनाए गए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है। एक जवाब आ गया। अब दूसरा जवाब इसी तरह जब निकालेंगे तो हमें पुनः लिखना है, फिर से पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः, अगले भाग में लिखते हैं। तो प्रश्न का अभी आधा भाग हमने हल किया है। दूसरे भाग में हमें 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे पुनः, माना कि
5 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों के लिए बनाए गए फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या होगा? फिसलन पट्टी की ऊंचाई है ए से लेके कहाँ तक? सी तक, तथा फिसलन पट्टी की लंबाई प्रश्न में कितना है? फिसलन पट्टी की लंबाई सी डी है, सी से डी तक है, जिस पर बच्चे फिसलेंगे, जो भूमि के साथ कितना झुकाव बना रहा है? जो भूमि के साथ 60 डिग्री के झुकाव बनाती है, 60 डिग्री का झुकाव बनाती है, अर्थात कोण बनाती है। अब 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए दूसरा भाग हमारा त्रिभुज का होगा CAD, समकोण त्रिभुज हो जाएगा CAD, समकोण त्रिभुज CAD में। अब इस समकोण त्रिभुज CAD में भी जानकारी जो है, कौन सा भाग पता है? AC की पूरी जानकारी कितनी है? 3 मीटर। यह दिया हुआ AC बराबर 3 मीटर। उसके बाद कोण D का मान भी जानकारी है 60 डिग्री। हमें ज्ञात करना है CD, ये CD ज्ञात करना है ना, तो जिस पर बच्चे फिसलते हैं, ये CD जो है इस त्रिभुज के लिए क्या है? कर्ण है। और जानकारी जो है वह हमारे लिए क्या है? लंब है न्यूनकोण के लिए। तो फिर लंब और कर्ण कौन सा अनुपात दर्शाता है? लंब बटे कर्ण, साइन। और कोसेक भी कर सकते हैं, कर्ण बटे लंब लेंगे तो। हम जब आधार की तो यहाँ कोई चर्चा है ही नहीं, तो लंब और कर्ण का संबंध है, तो लंब बटा कर्ण साइन होता है, तो साइन हम क्या लिखेंगे? डी। इस त्रिभुज में न्यूनकोण कौन सा बन रहा है? डी, इसीलिए लिखेंगे चूँकि साइन डी बराबर लंब बटा कर्ण, तो साइन डी के लिए लंब कौन सी भुजा हो रहा है? ए से लेके सी तक, लंब ए सी को सूचित कर रहा है, इसलिए लिखे ए सी। कर्ण कौन सी भुजा है? सी से डी तक, इसलिए लिख दिए सी डी। मान अब रखना है, इस पर सवाल का जवाब आ जाएगा। साइन डी के स्थान पर साइन 60, AC जानकारी है, AC कितना? 3 बटे CD नहीं जानकारी है, रहने देते हैं। साइन 60 का जवाब पता है, √3/2, 3 बटे CD। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 × CD बराबर 3 × 2 6, कोई दिक्कत? इसीलिए CD बराबर 6 बटे √3। परिमयीकरण करना है, √3 से दोनों को गुना कर देंगे, तो 6 √3 बटे 3, तो 3 से भाग देंगे 6 में, कट गया 2 बार में, तो जवाब आया 2√3 मीटर। अतः 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों की फिसलन पट्टी, अधिक आयु वाले बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर है। इस तरह से पहले वाले फिसलन पट्टी की लंबाई हमारा जवाब आया था 2 मीटर, और अगला आया 3 मीटर आया था, 3 मीटर, और अगला वाला आया 2√3 मीटर। तो दोनों जवाब हमारा पूरा हो गया। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहता है कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु, तो पाद बिंदु तल बिंदु कहा जाता है जहाँ कोई वस्तु खड़ी रहती है,
जैसे ये भूमि है, इस पर कोई मीनार खड़ी है, ये क्या है? तो मीनार का यही तल बिंदु कहलाएगा, इसी को पाद बिंदु कहेंगे, ठीक है। और जो ऊपर वाला बिंदु होता है उसको शिखर बिंदु कहते हैं, शीर्ष बिंदु कहते हैं। तो कह रहा है कि एक भूमि पर मीनार खड़ा है, तो मान लिए कि ये मीनार है। ये क्या है? ये मीनार है। कुछ ऊंचाई का नाम दे देते हैं। मीनार की ऊंचाई क्या है? ए बी है। कह रहा है कि इस मीनार के पाद बिंदु तल बिंदु से 30 मीटर दूर, कितना दूर? 30 मीटर एक बिंदु है, 30 मीटर दूर, चाहे उस ओर लो या इस ओर, कोई बात नहीं है। 30 मीटर दूर एक बिंदु है, जिस बिंदु का नाम दे देते हैं सी। ये बिंदु सी कितना दूर है मीनार के पाद बिंदु से? 30। पाद बिंदु का मतलब जहाँ पर मीनार खड़ी है वहाँ से भूमि पर 30 मीटर दूरी पर एक बिंदु है। और यहाँ से मीनार के शिखर को देखा जाता है। कहता है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसी सी बिंदु से मीनार के शिखर को देख लिया गया, तो उन्नयन कोण कितना बना? 30 डिग्री। प्रश्न में कितना है? 30 डिग्री उन्नयन कोण बन रहा है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है? मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो मीनार की ऊंचाई को नहीं कुछ है तो एच मान लेते हैं। मान लिए कि मीनार की ऊंचाई एच। अब हमारे पास एक त्रिभुज आ गया, एक त्रिभुज आ गया, वह भी कैसा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में स्पष्ट प्रतीक है ए बी मीनार का ना, और ए से मीनार का वह बिंदु जो कि 30 मीटर दूरी पर है सी, और सी से ही मीनार के शिखर को देखने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा। अब इसे थोड़ा फिगर को एक्सप्लेन करेंगे तो क्या लिखेंगे? माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है, माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है, एवं मीनार के तल बिंदु से 30 मीटर दूर बिंदु, बोलते क्यों नहीं हो? मीनार के तल बिंदु से 30 मीटर दूर स्थित कोई बिंदु सी है, जो मीनार के शिखर के साथ, सी बिंदु मीनार के शिखर के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है। कोई बिंदु सी है जो मीनार के शिखर के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। 30 डिग्री उन्नयन कोण बनाती है। इसे लिखने के लिए हम बार बार कहते हैं खुद से सीखो या तो प्रश्न में पढ़ लो, प्रश्न में भी वही बात लिखा हुआ है। तो हमने इस फिगर में ए बी मीनार की ऊंचाई बनाया है, तो लिखा कि माना कि ए बी मीनार की ऊंचाई है। उसके बाद मीनार के पद बिंदु या तल बिंदु से 30 मीटर कोई बिंदु सी है, लिखे ना, मीनार के तल बिंदु से 30 मीटर दूर स्थित बिंदु सी है, और ये बिंदु सी से ही तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। तो लिखे हैं बिंदु सी है जो मीनार के शिखर के साथ 30 डिग्री उन्नयन कोण बनाती है। इस तरह से अपने भाषा में फिगर का एक्सप्लेन करना अनिवार्य है। अब आगे क्या करते हैं? अब हमारे पास समकोण त्रिभुज का विश्लेषण करना है। समकोण त्रिभुज BAC, समकोण त्रिभुज BAC में क्या क्या इस त्रिभुज में जानकारी है हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो जानकारी हमें क्या है? AC 30 मीटर, AC 30 मीटर, कोण C 30 डिग्री, कोण C 30 डिग्री। उसके बाद ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई जो है हमने मान लिया है, नहीं मानता तो भी निकल जाता, ए बी डायरेक्ट लिख देते। तो मानना अपनी स्वेच्छा पर डिपेंड करता है। अब कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे यह मैंने बताया था कि जो भुजा इस न्यून कोण के साथ संबंध स्थापित करता है उसका अनुपात तय कर लेंगे। तो 30 डिग्री के लिए ये लंब हो गया, एच क्या है? लंब, 30 मीटर आधार, लंब बटे आधार, यही अनुपात तय होता है। तो लंब बटे आधार किसका होता है? 10 होता है, 10 का। या आधार बटे लंब करेंगे तो कोट, दोनों चलेगा। अगर हम आधार बटे लंब करेंगे तो कोट हो जाएगा, और लंब बटे आधार करेंगे
10 होगा। तो 10 कोट दोनों ले सकते हैं। कोट लेंगे तो पहले आधार को ऊपर, लंब को नीचे। 10 लेंगे तो लंब ऊपर, आधार नीचे। तो किस पर हम निकाल ले? 10 पर। तो चूँकि 10 C बराबर, यहाँ न्यून कोण का भी नाम ऐसा नहीं कि हम कुछ और रख देंगे, ए बी भी रख सकते हैं। 10 जिसका न्यून कोण दिया हुआ प्रश्न में वही न्यून कोण रखेंगे मान। कौन सा मान है? 10 C बराबर लंब बटा आधार। तो लंब कौन सा भुजा हो गया? आधार हो गया AC। अब 10 C के बदले में 10 C का वैल्यू कितना हो रहा है? C कितना दर्शा रहा है? 30 डिग्री। AB का वैल्यू, AB का वैल्यू प्रश्न में वहाँ AB का H माने हैं जो मीनार की ऊंचाई है, H लिख लेते हैं। AC का वैल्यू है 30। 10 30 का मान याद करके रखे होगे, 1/√3 बराबर H बटा 30। समीकरण में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब H को √3 से गुना कर लेंगे तो √3H, और 30 को 1 से गुना करेंगे 30। इसलिए H बराबर ये √3 इंटू में है, जब भी नीचे आएगा गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब ये परिमयीकरण कर सकते हैं। इसको परिमयीकरण करने के लिए बराबर जो राशि रूट में रहता है उसी से गुना करते हैं। तो 30√3 अब बटा 3 से गुना कर दिए, कटा दिए, 10 बचा क्या? 10√3। H का मान आया 10√3 मीटर। हमने मीनार की ऊंचाई ही तो माना था AB जो H के बराबर है, माने थे ना। अतः लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। आंसर यही जवाब हमारा हो गया। 5वां प्रश्न है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो सेम उसी प्रकार का प्रश्न कह रहा है, एक पतंग उड़ रहा है। पतंग तो बुझते ही हो, मान लो कि ये पतंग है, ये पतंग है जो आसमान में उड़ रहा है। और ये पतंग भूमि से कितनी ऊंचाई पर है? प्रश्न में कहा जा रहा है कि ये पतंग जो उड़ रहा है आसमान में, ये ज़मीन से कितना ऊंचे स्थान पर है? 60 मीटर ऊंचाई पर है। इसका मतलब हो गया कि इसकी ऊंचाई भूमि से हम निकाल लिए और ये ऊंचाई का नाम दे दिए A और B। ये पतंग है जो उड़ रहा है आसमान में और इसकी ऊंचाई 60 मीटर है। इसी तरह का ना होता है पतंग। अब कहा जा रहा है कि इस पतंग में डोर तो लगा होगा। ये डोर को भूमि से बांध दिया गया है, किसी एक बिंदु से, एक खूंटा से बांध दिया गया है। तो मान के चलो कि ये डोर जो है इसका बांधा हुआ है और इस डोर में किसी प्रकार का ढील नहीं है। ये पतंग का क्या है? डोर है। इसका नाम हम दे देते हैं B और C। ये पतंग में लगे डोर है, पतंग में लगे डोर। ये डोर में किसी प्रकार का ढील नहीं है, मतलब पूरा तनाव है, जैसे पतंग लग रहा है पीछे की ओर खींच रहा है और यहाँ बना हुआ। और ये भूमि के साथ 60 डिग्री का कौन भी बना रहा है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि ये जो पतंग की डोर है कितनी लंबी होगी जब 60 मीटर ऊंची पर पतंग उड़ रही है। तो पिछले प्रश्न के जैसा हूबहू प्रश्न है। उस प्रश्न में इस न्यून कोण से रिलेटेड लंब और आधार मालूम था तो हमने 10 लिया था, लेकिन इसमें आधार का कोई वर्णन नहीं है, प्रश्न में पूछ भी नहीं रहा। इसमें हमको मालूम है लंब निकालना है। इस त्रिभुज के लिए क्या कहलाएगा? ये कर्ण। इसके लिए ये क्या कहलाएगा? कर्ण। लंब मालूम है, कर्ण निकालना है। लंब और कर्ण का अनुपात होता है साइन।
साइन बराबर लंब बटा कर्ण। अब इसके लिए हम साइन सी रखेंगे, सीधी सी बात है, बहुत आसान है ये भी सवाल। अब इसको लिखना है तो फिगर का हमें सबसे पहले एक्सप्लेन करना है। इसमें हम लिख लेंगे माना कि ए बी पतंग की ऊंचाई है, आसमान में उड़ रहे पतंग की ऊंचाई, माना कि आसमान में उड़ रहे पतंग की ऊंचाई ए बी है तथा पतंग में लगे डोर की लंबाई, क्या नाम दे इसे, BC है, एवं पतंग में लगे, बोलो आवाज़ साथ साथ, पतंग में लगे डोर की लंबाई BC है, लंबाई BC है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, भूमि के साथ 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। और कुछ चित्र में तो नहीं है, बस इतना ही एक्सप्लेन करना है। जब भी 2 अंक स्तरीय में, 5 अंक स्तरीय में, लेकिन ऑब्जेक्टिव जब सवाल आएगा तो सीधा डायग्राम बना के अपने से जवाब निकाल लेना है। अब समकोण त्रिभुज का नाम है BAC, जो नाम दिए हैं BAC में जो जानकारी है उसे हम पहले लिख लेते हैं। क्या जानकारी है हमारे प्रश्न में, AB कितना 60 मीटर और कौन सी 60 डिग्री, ठीक है। निकालना जो निकालना है BC, हम इसे कुछ मान ले तो सही, नहीं माने तो डायरेक्ट लिखा जाता है। क्या लिख ले, बराबर X माना, मान के भी और बिना माने भी निकालने हम सिखाए हैं, हमारी इच्छा है। अब इसके लिए अनुपात यहाँ कौन सा निर्धारित करें, तो हम देख रहे हैं कि साइन की ये हो गया लंब और ये हो गया हमारा कर्ण, तो लंब और कर्ण का अनुपात साइन से रिलेटेड है, इसीलिए क्या लिखेंगे, साइन C बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब कौन सा भुजा है, AB, और कर्ण CB यानी BC। साइन C का मान, C पर कितना डिग्री कोण बन रहा है, 60 डिग्री, साइन तो है ही और C का वैल्यू 60। फिर AB का मान हमारे पास 60 है, बटे BC का वैल्यू X माने हैं। साइन 60 का मान, आंकिक मान हम लोग पढ़े हैं, √3/2 बराबर 60/X। समीकरण में कैसे गुना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो √3 को X से गुना करेंगे, √3 इंटू X, 60 को 2 से गुना करें 120, इसीलिए X बराबर 120 बटा √3। √3 हटाने के लिए परिमयीकरण करेंगे, तो 120 √3 बटा 3, √3 इंटू 3 3 होगा, 3 से कटा दे इसको 40, तो बराबर क्या निकला 40 √3 मीटर। यही तो डोर की लंबाई है। अतः लिख देंगे, अतः पतंग में लगे डोर की लंबाई बराबर, अतः पतंग में लगे डोर की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर। किसी को कहीं जवाब में समझने में दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या 6 इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए, 5 अंक स्तरीय में प्रश्न कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 5 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह लड़का भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। समझो प्रश्न को। कह रहा है कि एक भवन है, ये भवन है और भवन के सामने कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है। तो कुछ दूरी पर खड़ा है, ये दूरी तो जानकारी नहीं है। हम भवन की ऊंचाई को मान लिए कितना AB और लड़के की ऊंचाई CD, ये लड़के। तो भवन कितना ऊंचा है, भवन ऊंचा है 30 मीटर, भवन की ऊंचाई आंकिक मान है। और लड़का कितना ऊंचा है
1.5 मीटर ये लड़के की ऊंचाई है। तो लड़के जो देखता है तो देखा गया हमेशा शीर्ष, आँख शीर्ष पर होता है, शिखर पर, माथे पर होता है, वहीं से भवन की ओर देखता है, भवन के शिखर को। कह रहा है कि जब लड़का भवन की ओर कुछ देर चलता है ना तो उन्नयन कोण घट जाता है। इसका मतलब जहाँ पहले था उस समय का भी उन्नयन कोण दिया गया प्रश्न में 30 डिग्री, तब ना आगे जाने के बाद बढ़ जाता है 30 के बजाय। यह लड़का जो लड़का CD पर था वही लड़का x दूरी तय किया, आगे में जानकारी नहीं है तो मान लिया x, और अब आगे आ गया कहाँ पर, वह EF बिंदु पर। और EF बिंदु पर आने के बाद अब इस लड़के के द्वारा जो बना कोण है 30 से बढ़कर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो फिर से समझ लो, ये जो CD है ना और EF ये दोनों लड़के ही है। इसका मतलब है कि ये 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर। चूँकि आयत में आयताकार क्षेत्र हो गया तो आमने सामने की लंबाई बराबर, कोई दिक्कत। अब ये लड़का भवन की ओर कितनी दूरी चला जो 60 डिग्री कोण हुआ, प्रश्न में इसकी जानकारी नहीं है। हम मान लिए कि लड़का जो भवन की ओर चला CE तक उसकी दूरी x है, बाकी अभी और दूरी बचा है से चलने के लिए, उस दूरी को मान लेते हैं y मीटर है, y मीटर। इसका मतलब हो गया कि पहले और भवन की दूरी, यानी पहले जहाँ लड़का था और भवन था दोनों की कंप्लीट दूरी x + y मीटर के बराबर होगा ना। लड़का x मीटर ही चला था भवन की ओर, शेष दूरी जो बचा y है, तो कंप्लीट दूरी जहाँ पहले पूर्व से लड़का खड़ा था उस संपूर्ण दूरी x + y के बराबर होगा। अब यहाँ देखते हैं कि भवन की ऊंचाई टोटल 30 डिग्री है, यानी 30 मीटर है। 30 मीटर में 1.5 मीटर तो हमारा कट जाता है किसके साथ, लड़के की ऊंचाई के साथ। तो शेष जो बचा ऊपर इसका नाम हम G दे देते हैं। तो G से B तक 30 में अगर घटा देंगे, 30 में 1.5 तो 28.5 बचता है ना। तो ये 28.5 दूरी त्रिभुजाकार भाग में शेष बच रहा है GB। चूँकि 1.5 तो ये लड़का का ऊंचाई के में कट गया। अब ये GB क्यों निकाले, क्योंकि हमें तो त्रिभुजाकार क्षेत्र से न मतलब है, त्रिभुज के नीचे के क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए यह 30 पर हम सवाल सॉल्यूशन नहीं करेंगे। सवाल का हल किस पर होगा, 28.5 पर, क्योंकि 28.5 ही त्रिभुज का आधार का गठन कर रहा है, 28.5 पर ही बिंदु। अब ये चित्र थोड़ा सा जटिल लग रहा है लेकिन जटिल है नहीं, जो प्रश्न कह रहा है उसी के अनुसार हमें इसे लिख लेना है इसके कथन में। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, माना कि AB भवन की ऊंचाई और CD लड़के की ऊंचाई है। लिखेंगे माना कि AB भवन की ऊंचाई तथा लड़की में किसी के मुंह में आवाज़ नहीं ना है, अब भेजेंगे पीछे बैठने के लिए। CD लड़के की ऊंचाई है, CD लड़के की ऊंचाई है। प्रारंभ में लड़के के आँख और भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। हाँ, तो लिखेंगे प्रारंभ में मतलब शुरुआत में, प्रारंभ में लड़के के आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जो ये 30 डिग्री है ना, जो भवन की ओर x मीटर चलने पर, भवन की ओर x मीटर दूरी चलने पर 30 से बढ़कर 60 हो जाता है। लिखेंगे जो भवन की ओर x मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। बस
इतना ही एक्सप्लेन करना है, बाकी कुछ नहीं। भवन की ओर चलने पर x जो है दूरी चला तो 60 मीटर हो गया, अब शेष दूरी तो y है। इसको हम आगे जब त्रिभुज में मानेंगे तो मान लेंगे। अब हमारे पास यहाँ दो न्यूनकोण है, दो न्यूनकोण से दो समकोण त्रिभुज भी बन रहा है। एक 60 डिग्री से एक अलग त्रिभुज बन रहा है, 30 डिग्री से एक अलग बन रहा है। तो हम बारी बारी से अपनी इच्छा अनुसार, चाहे हम 30 डिग्री पर सॉल्व करें या 60 डिग्री पर, उलट पलट भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी स्वेच्छा से, हो सकता है कभी हमारा मन करेगा 60 डिग्री पे तो 60 पर हल कर लेंगे, मन करेगा 30 डिग्री पे तो 30 पे हल करेंगे। ये उल्टा सीधा का इसमें कोई त्रुटि नहीं माना जाएगा। तो किस पर सॉल्व करें पहले, किस पर, किसी एक पर फिक्स करो, 30। ठीक है, अगर 30 डिग्री पर करेंगे फिक्स, मान लेते हैं कि 30 डिग्री पर करें तो 30 डिग्री के लिए तो समकोण त्रिभुज ये बन रहा है, पूरा त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज लेना है ना, तो समकोण त्रिभुज में 30 डिग्री के लिए अगर लेंगे तो 30 डिग्री के लिए त्रिभुज बन रहा है डी जी बी, ये नहीं बन रहा है। ऐसा नहीं कि इस छोटा वाला त्रिभुज को ले लेंगे, ये नहीं लेंगे क्योंकि ये अधिक कोण त्रिभुज बन जाएगा। हमें समकोण से ना रिलेटेड करना है, तो हम लेंगे डी जी बी, समकोण त्रिभुज डी जी बी, समकोण त्रिभुज डी जी बी। अब डी जी बी में कोण डी तो दिया हुआ हमारे पास कितना डिग्री, 30 डिग्री, और उसके बाद डी से जी तक की दूरी, यानी डी से जी तक की दूरी x प्लस वाई, क्योंकि आमने सामने भुजा बराबर होती ना इसमें, तो x प्लस वाई ही तो ऊपर का भी दूरी है, तो लिख देंगे क्या, x प्लस वाई। उसके बाद बी जी, यह भी तो त्रिभुज का हिस्सा है, तो बी जी की दूरी 28.5, ये 28.5 ही आवाज़ इसका उपयोग मिलाएंगे। अब देखते हैं कि इस न्यूनकोण के लिए 30 के लिए ये हो गया लंब, और नीचे वाला हो गया तो लंब बटे आधार। लंब बटे आधार कौन सा अनुपात देता है, 10। तो 10 में न्यूनकोण का नाम लेंगे डी, तो चूंकि 10 डी बराबर 10, तो लंब हो गया बी जी, आधार डी जी। तो डी का मान 10 डी के बदले में 10 30, बी जी के बदले में 28.5, और डी जी के बदले में x प्लस वाई। कोई बात नहीं है, 10 30 के बदले में मान बराबर 28.5 बटा x प्लस, समीकरण में कैसे गुना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको कर लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 28.5 इंटू √3 ना, 28.5 √3। अब ये हम मान लेते हैं इसको समीकरण 1, कोई दिक्कत। अभी एक शेष बचा हुआ त्रिभुज और भी हल करने के लिए बचा है ना। अब पुनः जो बचा हुआ त्रिभुज, अगर हमने 30 डिग्री वाला न्यूनकोण वाला हल किया है तो 60 डिग्री वाला तो बचा हुआ ही रह गया। तो 60 डिग्री जो निर्मित हो रहा है वह तो एफ जी बी, कौन सा त्रिभुज बना रहा है, एफ जी बी। पुनः समकोण त्रिभुज एफ जी बी में, समकोण त्रिभुज एफ जी बी में। अब इस त्रिभुज में हमें मालूम है फिर से एफ जी का मान क्या माने हैं हम, एफ जी किसके बराबर है, y के बराबर है। एफ जी बराबर y हमने माना था, यह प्रश्न में नहीं है तो लिख लिए बगल में, माना जो मान लेते हैं। उसके बाद जी बी 28.5, कौन एफ बराबर 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब इस एफ के लिए ये भी तो लंब नीचे आधार है, तो लंब बटा आधार कौन सा अनुपात लेगा, 10 एफ बराबर, चूँकि एफ ही ना न्यूनकोण है, एफ बराबर लंब बटा आधार, तो लंब का मान रख दे सीधा 28 आधार के बदले में y। 10 एफ का वैल्यू है 10 60 बराबर 28.5 बटा y। 60 का मान √3
बराबर 28.5 बटा y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3y हो गया। सॉल्व करें बगल में, √3y बराबर 28.5, इसलिए y बराबर 28.5 बटा √3। कोई दिक्कत? परिमयीकरण कर लेते हैं, √3 से गुना कर ले। गुना कर लेने के बाद क्या हुआ, 28.5 √3 बटा 3। 3 से 28.5 कट रहा है, 3 नमा 27, 3 5 15, तो 9.5 √3 हो गया। तो 9.5 √3 किसका मान आया है? y का मान। अब y का मान हमारे पास प्राप्त तो हुआ, लेकिन प्रश्न पूछा जा रहा है कि लड़का भवन की ओर कितना दूरी चला था। तो लड़का भवन की ओर तो दूरी चला था x मीटर। तो मान जवाब देना, हमारा x का वैल्यू निकालना ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो y से तो हमारा जवाब पूर्ण हुआ नहीं है। तो x का मान निकालने के लिए हमारे पास जो पूर्व से समीकरण है मौजूद है, ये समीकरण, इस समीकरण में अगर x का मान हम रख दे, या x का मान y का मान रख दे वहाँ से, तो x का मान निकल जाएगा। तो बस अब जवाब निकालने के लिए प्रश्नानुसार हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण एक में y बराबर, समीकरण एक में y बराबर 9.5 √3 रखने पर, 9.5 √3 रखने पर। तो समीकरण एक क्या है हमारा? समीकरण एक x प्लस y बराबर 28.5 √3। x के स्थान पर हम x नहीं रहने दिए, लेकिन y के स्थान पर 9.5 रूट बराबर 28.5 √3। इसीलिए x बराबर, अगर x बराबर निकालेंगे तो 9.5 प्लस है, उधर जाएगा, घटेगा ना। किस में घटेगा? 28.5 √3 में घट जाएगा 9.5 √3। अब 28.5 √3 घटा लो तो 28.5 √3 में 19.5 √3, तो क्या हो जाएगा? 5 में से 5 घट गया 0, 18 में से 9 गया 9। तो √3 में √3 नहीं घटाएंगे, 19 √3। क्या जवाब आएगा? 19 √3 मीटर। इससे पता चलता है कि लड़के भवन की ओर दूरी चला था 19 √3 मीटर। अतः लिख देंगे प्रश्न के कहीं भी जवाब, अतः लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी बराबर 19 √3 मीटर। अगर यह दशमलव में होगा तो √3 का भी मान हम दशमलव में रख के निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को कहीं समझने में है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहता है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, मतलब यह एक भूमि है, जमीन है, धरती है, इस पर एक भवन है। ये भवन है, मकान बुझते हो ना, ये मकान है, ठीक है। भूमि का कोई बिंदु है C और मकान है AB। तो संचार मीनार मतलब समझ लो एक तरह से एक टावर, छत पर लगा हुआ एक टावर। तो मकान तो हमारा AB तक ही भवन है, लेकिन संचार मीनार जो है छत पर है। कहाँ है? छत पर, जो BC दर्शा रहा है हमारा। और C दे दिए यहाँ, तो D दे देते हैं। नाम एक ही नहीं होना चाहिए, अलग अलग हो गया। तो कह रहा है कि भूमि का जो यह बिंदु था, इस बिंदु से एक बार भवन का शिखर देखा जा रहा है। भवन का शिखर कौन सा हो गया? B बिंदु। शिखर का मतलब ऊपरी बिंदु, तल या पाद मतलब निचला बिंदु। तो शिखर, भवन का शिखर B, लेकिन मीनार का शिखर D। तो जो भूमि पर स्थित बिंदु है, इस बिंदु से दोनों को देखा जाता है। एक बार भवन का शिखर देख लिया गया
एक बार मीनार का शिखर देख लिया गया। तो कहा जाता है कि दोनों शिखर अलग अलग कौन बनाता है। जब भूमि के शिखर भवन के शिखर को देखा जा रहा था इस बिंदु से, भूमि से, तब 45 डिग्री, जब मीनार का शिखर देखा जा रहा था तो 60 डिग्री कौन बन रहा था। प्रश्न समझ में आया। प्रश्न में कहा जा रहा है कि कोई भवन है ए बी, भवन के छत पर संचार मीनार है और भूमि पर कोई बिंदु सी है जहां से भूमि का भवन का शिखर और मीनार का शिखर देखने पर क्रमशः 45 और 60 का कोण बन रहा है। तो पहले दिया हुआ है भवन का शिखर, इसलिए पहले 45 डिग्री और उसके बाद मीनार का शिखर, तो मीनार के शिखर में 60 डिग्री कोण बन रहा है। तो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि संचार मीनार की ऊंचाई कितनी है। भवन की ऊंचाई तो हमारे प्रश्न में दिया हुआ है, 20 मीटर ऊंचा भवन है। भवन की ऊंचाई हमें जानकारी है 20 मीटर। कितना है जानकारी? 20 मीटर ये भवन है, दे दिए। प्रश्न कह रहा है कि संचार मीनार कितना ऊंचा है। जो जानकारी नहीं रहता उसको कोई चर राशि मान लेते हैं। ऊंचाई में अक्सर एच माना जाता है तो एच मान लेते हैं। क्या मान लिए इसका? एच मीटर, यहाँ से एच हो गया। अब अगर देखा जाए कि संचार मीनार सहित, ये मीनार सहित अगर दूरी जांच किया जाए तो 20 प्लस एच हो जाएगा ना, होगा। ये पूरी ऊंचाई भवन और मीनार सहित तो 20 प्लस एच। ये 20 प्लस एच की ज़रूरत पड़ेगा कब? जब हम 60 डिग्री पर सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि 60 डिग्री में हमारा भवन और मीनार दोनों आ जाता है, भवन और मीनार दोनों। अब हमारे साथ वही ऑप्शन है 45 डिग्री के साथ भी और 60 डिग्री के साथ भी, दोनों के साथ बारी बारी से हल निकालना है। तो पहले सॉल्व करने से पहले इसका एक कंडीशन होता है कि चित्र का एक्सप्लेन करना है। तो चित्र का एक्सप्लेन करने के लिए क्या लिखेंगे? माना कि ए बी भवन की ऊंचाई, ए बी भवन की ऊंचाई एवं बी डी भवन के छत पर लगे मीनार की ऊंचाई। संचार मीनार मतलब टावर जिसको कहते हो ना, वही संचार मीनार हुआ। भवन के छत पर लगे संचार मीनार की ऊंचाई है तथा भूमि के एक बिंदु, कौन सा एक बिंदु? सी, जहाँ से कौन बना रहा है? भूमि के एक बिंदु सी से भवन के शिखर और मीनार के शिखर, दोनों लिख लेते हैं। भवन के शिखर और मीनार के शिखर और मीनार के शिखर का उन्नयन क्रमशः 45 डिग्री एवं 60 डिग्री है, बस इतना एक्सप्लेन कर देना है फिगर को, जैसा हमने बनाया अपने भाव में शब्दम। अब बारी आती है कि किस त्रिभुज का हल पहले करें। अपनी स्वेच्छा है, 60 का करें 45 का करें। तो 45 से शुरू करेंगे। तो 45 जो बन रहा है, जिस पर हम मार्कर चला रहे हैं, यही त्रिभुज है, जिसका नाम क्या दे देंगे हम? CAB या BAC, एक ही बात तो हुआ। समकोण त्रिभुज BAC में अब इसमें जानकारी क्या दिया गया? प्रश्न में जो जानकारी है हम लिख सकते हैं। AB, यही ना, AB आता है ना इस त्रिभुज में। कितना है AB? 20 मीटर। उसके बाद कौन सी कितना? 45 डिग्री। अब इसमें AB AC आधार नहीं है, मान ले या इसे छोड़ दे। मान लेते हैं AC X माना। अब कहोगे सर माना तो जा रहा था, प्रश्न तो पूछ रहा है H के बारे में, इसकी क्या आवश्यकता है? तो यह हमारे X जब निकालेंगे तभी तो दूसरे त्रिभुज में H का मान निकलेगा, इसलिए इसका मान निकालना जरूरी है। और इसमें कर्ण की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए हमने अनुपात में ले लिया लंब आधार। लंब मालूम है, आधार मान लिया, तो लंब बटा आधार के लिए अनुपात
10 होता है, इसलिए लिखेंगे 10 सी बराबर तो लंब बटा आधार यानी ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी, ए बी के बदले में 10 सी के बदले में 45 डिग्री और ए बी के बदले में 20 बटा एक्स। 10 45 का मान 1, अब 20 बटा एक्स। समीकरण में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं एक दूसरे को, इसलिए एक्स बराबर 20 मीटर, मतलब आधार भी निकल गया कितना 20 मीटर। और एक ट्रिक यहाँ याद रखना है क्या कि 45 डिग्री जब भी दिया हुआ रहे तो याद रखना लंब आधार बराबर होता है, क्योंकि वैल्यू एक होता है ना, लंब और आधार दोनों का वैल्यू बराबर। ऐसा प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पिछले दिन पूछा गया था कि अगर सूर्य के द्वारा उन्नयन कोण 45 डिग्री बन रहा है और वृक्ष की ऊंचाई 20 मीटर है तो छाया की लंबाई कितनी होगी, तो उसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। कोण 45 डिग्री है तो छाया भी 20 मीटर बनेगा, जितना लंबा वृक्ष रहेगा उतनी लंबी छाया बनेगी। कब 45 में। इसका जवाब हमेशा मौखिक देना है, याद रहेगा ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पिछले दिन आया था परीक्षा जब ले रहे थे, और ऐसे प्रश्न बार बार पूछा जाता है। याद रखना है जब भी वृक्ष रहे छाया रहे, केवल देख लेना डंडा रहे, कोई भी प्रश्न में मान बदल दिया जाएगा। कौन का मान 45 डिग्री कह रहा है तो दोनों मान आपस में बराबर होगा, दोनों मान आपस में बराबर होगा। इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी सॉल्व कर सकते हो। अब ये x का मान तो हमारा 20 मीटर निकल गया, लेकिन एक और त्रिभुज बचा हुआ हल करने के लिए। पुनः एक और त्रिभुज जो बचा हुआ था, उस त्रिभुज का नाम हमारा संपूर्ण त्रिभुज सी ए डी, ये त्रिभुज है ना, तो डी ए सी भी लिख सकते हैं। पुनः समकोण त्रिभुज डी ए सी में निकाल लिए। इस डी ए सी में तो ए डी की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि ए डी ही ना इसके लिए पूरा लंब होगा। तो ए डी निकाल के रखे हैं पहले से, कितना 20 प्लस, और ए सी तो हम जब अभी तुरंत जवाब में निकाले कितना 20 मीटर, क्योंकि x का मान निकला तो ए सी हमारा यहाँ 20 मीटर हो गया। उसके बाद कौन मालूम है, ये हमारा सी कौन कितना है 60 डिग्री, ए डी ए सी के लिए 60 डिग्री बन रहा है, तो इसके लिए भी हो गया लंब और ये आधार। तो लंब बटा आधार फार्मूला होता है tan सी बराबर, तो लंब के बदले में क्या लिखेंगे, पूरा संपूर्ण त्रिभुज का लंब कहाँ तक है ए डी है, आधार क्या है ए सी है। tan सी के बदले में आपकी बात tan 60 डिग्री, क्योंकि 45 पे हल कर चुके हैं, 60 का इसकी बारी है। तो ए डी के बदले में ए डी का कितना निकाल के रखें 20 प्लस एच, ए सी के बदले में 20, कोई दिक्कत। tan 60 का वैल्यू बराबर 20 प्लस एच बटा 20, ये ना समीकरण में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, कर लें। तो 20 को √3 से गुना करेंगे तो 20 √3, इस 20 एच को 1 से गुना करेंगे तो 20 प्लस एच, ये 20 प्लस एच हो गया, इधर गुना करेंगे तो 20 √3 हो गया। ये एच रख लेते हैं इधर, तो 20 प्लस में उस उड़ जाएगा तो माइनस में 20 √3 माइनस, अब दोनों पक्ष में 20 है तो 20 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचा √3 घटा 1, उधर से 20 कॉमन में आ गया बाहर तो 1 ही ना बचेगा। तो एच की ही जानकारी चाहिए था प्रश्न में, संचार मीनार की ऊंचाई पूछा जा रहा है ना, तो हमारा संचार मीनार की ऊंचाई कितना निकला, अतः संचार मीनार की ऊंचाई 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। अब दशमलव में √3 का मान निकाल सकते हो, दोनों तरीका से जवाब यह भी सही है। संख्या 8 में कहा जा रहा है कि एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडस्टल बुझते हो, देखो पेडस्टल क्या होता है, जैसे कोई बड़ी मूर्ति अगर स्थापित करना हो, बड़ा टावर स्थापित करना हो, तो नीचे एक बेसमेंट बनाया जाता है, देखते होगे, बेस आधार कंक्रीट का मजबूत बनाया जाता है ताकि वह ऊंचाई वाले वस्तु को पकड़ के रख सके।
तो कहा जाता है कि एक पेडस्टल है, सीधा समझ लो एक नीचे का बेसमेंट है। क्या है ये? बेसमेंट। ये बेसमेंट है जो कि एकदम मजबूती से बनाया गया है ताकि मूर्ति को पकड़ के रख सके। यह पेडस्टल कहाँ पर है? धरती पर है। ये पेडस्टल धरती पर है, इसी को बेसमेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बेसमेंट या पेडस्टल। ये भी क्या है हमारा? पेडस्टल। इसी पेडस्टल पर कह रहा है कि एक मूर्ति है। क्या है? मूर्ति है। और ये मूर्ति की ऊंचाई 1.6 है, 1.6 मीटर। ये 1.6 मीटर की मूर्ति लगी हुई है। मतलब मूर्ति को स्थापित जो किया है ऊंचाई पर किया है, एक बेसमेंट आधार पर। और कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का जो निचला सिरा है कहीं पर भी एक बिंदु उस ओर ले या इस ओर, हमारी इच्छा है तो हम इस ओर ले लेते हैं एक बिंदु डी। कह रहा है कि भूमि के किसी बिंदु से मूर्ति का शिखर जब देखा जाता है, मूर्ति का शिखर है ना, शिखर मतलब ऊपरी बिंदु, 60 डिग्री कोण बन रहा है। कितना बन रहा है? 60 डिग्री उन्नयन कोण। और फिर कह रहा है कि पेडस्टल के शिखर को देखा जाता है तो 45 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। कितना बन रहा है? 45। यानी ये वाला हिस्सा जो मूर्ति पेडस्टल का शिखर है वह 45 डिग्री का बना रहा है कोण, और जो मूर्ति का शिखर है वह 60 डिग्री का कोण बना रहा है, उन्नयन कोण। फिगर समझ में आ रहा है? तो ये पेडस्टल की ऊंचाई हमें प्राप्त करना है। प्रश्न में कह रहा है कि पेडस्टल कितना ऊंचा है बताइए। तो हम मान लिए इसकी ऊंचाई क्या है? h। पेडस्टल की ऊंचाई, पिछले प्रश्न में टावर था पूछा गया था तो टावर की ऊंचाई मान लिए। तो जब हम 60 डिग्री के लिए हल करेंगे तो इस शीर्ष तक, ऊपरी बिंदु तक ना लंबाई की ज़रूरत पड़ेगी ऊंचाई की। इसके लिए h प्लस 1.6 हो जाएगा टोटल ऊंचाई। h प्लस 1.6 ये संपूर्ण ऊंचाई हो जाएगा, नहीं होगा? मूर्ति सहित पेडस्टल और मूर्ति दोनों मिलके h प्लस 1.6 मीटर। यहाँ आधार जानकारी इसमें नहीं है। अब प्रश्न में जैसा चित्र है उसके अनुसार हमें एक्सप्लेन करना है, लिखना है अपने शब्दों में। हम लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि फिगर में क्या बनाए थे पहले? ए बी पेडस्टल की ऊंचाई एवं बी सी पेडस्टल पर खड़े मूर्ति की ऊंचाई है। लिखेंगे माना कि ए बी पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई एवं बी सी पेडस्टल पर स्थित मूर्ति की ऊंचाई है। मूर्ति की ऊंचाई है जो भूमि के बिंदु डी से, भूमि का कौन सा बिंदु लिए हैं? डी। ये भूमि पर बिंदु है, जो भूमि पर स्थित बिंदु डी के साथ मूर्ति का शिखर ये ना, मूर्ति का शिखर 60 डिग्री उन्नयन कोण बनाती है। मूर्ति का शिखर 60 डिग्री उन्नयन कोण बनाती है तथा ये तो डी जो है मूर्ति के शिखर के साथ ना 60 डिग्री बनाती है, एवं डी बिंदु यही पेडस्टल के शिखर के साथ 45 डिग्री कोण बनाती है तथा पेडस्टल के शिखर के साथ 45 डिग्री उन्नयन कोण बनाती है। हम जो प्रश्न में फिगर का एक्सप्लेन करेंगे वह अपने भाव में, प्रश्न में जैसा दिया हुआ था वैसा फिगर बनाए और फिगर को अपने शब्दों में इसको उल्लेखित कर दिए।
अब अगला सवाल आता है कि इसका सॉल्यूशन तो आगे होगा, ये तो चित्र का विश्लेषण है। हम हल करने के प्रोसेस बताए थे कि हमारे पास न्यून कोण 2 है, 45 डिग्री और सॉरी, तो हम 2 बार अलग अलग समकोण त्रिभुज को सॉल्व करेंगे। तो पहले स्थिति में हम अगर 45 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज का सॉल्यूशन करेंगे तो 45 डिग्री बन रहा है समकोण त्रिभुज BAD में। किस में बन रहा है? BAD में। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज BAD में, समकोण त्रिभुज BAD में। तो BAD में जानकारी क्या है? BAD में हमको जानकारी AB है जो कि H मान लिए हैं, AB n है, AB बराबर H माना है क्योंकि ऊंचाई माना जाता है। उसके बाद कोण D है, ये D कितना? 45 डिग्री, D बराबर 45 डिग्री। और ये AD की भी ऊंचाई जानकारी नहीं, लंबाई मालूम नहीं है। AD मान सकते हैं या नहीं मानेंगे तो वही रह जाएगा। तो AD बराबर, क्यों AD लिखेंगे? कारण है कि हमें आगे ऊंचाई पर ही हमारा मान रखा हुआ मूर्ति ये स्तंभ है, इसलिए लंब को आधार के सापेक्ष करेंगे तब एक अनुपात ज्ञात होगा। कर्ण से कोई लेना देना इसमें नहीं है। तो हम लिखेंगे अनुपात हो जाता है इस 45 डिग्री के लिए लंब बटा आधार है, लंब बटा आधार, ये नहीं, ये लंब है, ये आधार है। कर्ण की कोई यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। तो कौन सा अनुपात होगा? 10, इसीलिए 10D बराबर, 10D बराबर। तो लंब के बदले में क्या लिखेंगे? AB, आधार के बदले में AD, DAD एक ही हुआ। 10D के बदले में 45 डिग्री बराबर AB के बदले में H और AD के बदले में X। 10 45 का मान 1/1 कह सकते हैं, H/X, इसीलिए X बराबर H, यानी दोनों अज्ञात राशि है। लेकिन इतना तो पता चल गया कि X और H दोनों आपस में बराबर है। जो वैल्यू X का होगा वही वैल्यू H का होगा, यह जानकारी हो गया। अब पुनः हमारे पास और त्रिभुज बचा हुआ, समकोण त्रिभुज 60 डिग्री के सापेक्ष, न्यून कोण 60 डिग्री के सापेक्ष। तो न्यून कोण 60 डिग्री के सापेक्ष जो त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज का नाम है CAD। कौन सा त्रिभुज है? CAD। तो समकोण त्रिभुज CAD में, समकोण त्रिभुज CAD में लिखेंगे, जानकारी है पहले A से लेके C तक की ऊंचाई क्या हो जाएगा? इसके लिए H प्लस 1.6 मीटर, ये ना। उसके बाद AD, X निकाले हैं, X किसके बराबर है? H के बराबर है। X बराबर H हम यहाँ समीकरण 1 से लिख लेते हैं क्योंकि ये माने हैं X ना, लेकिन X निकल गया किसके बराबर है? H के बराबर। उसके बाद कोण D जो बना रहा है, इस पर कितना डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री का न्यून कोण बना रहा है। तो इसके लिए भी D के सापेक्ष हो जाएगा लंब बटा आधार, होगा ना। इसीलिए इस बार भी लिखेंगे 10D बराबर लंब बटा आधार। तो लंब कौन सी भुजा हो जाएगी अब की बार? संपूर्ण भुजा AC, आधार AD है ना, आधार AD है। अब 10D के स्थान पर 45 डिग्री पर तो सापेक्ष बन गया है, तो 60 डिग्री करने निकालेंगे क्योंकि हमने भुजा भी लिया है लंब 60 के सापेक्ष। तो 10 60 डिग्री बराबर AC का मान H प्लस 1.6 बट AD का मान X है। X किसके बराबर है? H के बराबर। तो H के पद में ही ले लेते हैं क्योंकि X लेंगे तो X का मान नहीं निकलेगा, X बराबर ही तो H का वैल्यू आया है। 10 60 का वैल्यू रूट बराबर H प्लस 1.6 बटा H, यहाँ बटा 1 लगा सकते हैं। समीकरण में कैसे हल होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना हल।
अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h को √3 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा √3h, और ये h प्लस 1.6 को 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा h प्लस 1.6। इसीलिए अब हम क्या करते हैं, h को इस ओर ले आते हैं, दोनों h एक पक्ष में हो जाएगा ना, √3h, आगे वाला h प्लस में इधर आएगा तो आगे क्या बचा 1.6, ये दोनों h आपस में कॉमन आ सकता है ना, कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या √3 माइनस 1 बराबर 1.6। इसीलिए h बराबर ये इनटू में है, इनटू में है, √3 माइनस 1 आगे चला जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो बटे में हो जाएगा तो 1.6 बटे √3 माइनस 1 बचा। h तो निकल गया ऊंचाई, लेकिन अभी रूट में निकला हार, तो इसका क्या करना पड़ेगा परिमयीकरण। परिमयीकरण करने के लिए ऊपर नीचे गुना करते हैं, √3 प्लस 1 से गुना कर देते हैं, तो गुना करने के बाद ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1। उसके बाद नीचे में हम कौन फार्मूला पे मान रख देते हैं, a² माइनस b², तो a² माइनस b² क्या हो जाएगा a प्लस बी या a माइनस बी, a² माइनस b², तो a² के बदले में 3, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में 1 घट जाएगा, 2 बचेगा। अब यहाँ लिख लेते हैं, ध्यान से देखो, वही मान जो है हमारा h का जो मान आया, h का मान आ गया हमारा 1.6 इंटू √3 माइनस 1 बटे 3 में 1 घट गया, 3 में 1 घट गया, h √3 प्लस 1 है और 3 में 1 घट गया, ये 2 से कट सकता है 1.6 0.8 बार में, तो कट के क्या आ गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। अब √3 का मान भी पॉइंट में निकालना है तो वह भी निकल जाएगा। यही हो गया हमारा ऊंचाई। अतः लिखेंगे हम पेडस्टल की ऊंचाई, अतः पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। यही हो गया हमारा जवाब। कोई दिक्कत, किसी को समझने में कहीं परेशानी है सॉल्यूशन में, कहीं पर? प्रश्न संख्या 9 नंबर में कहा जा रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब मीनार और भवन दोनों आमने सामने हैं। लिख लेते हैं कि ये मीनार है और ये भवन। तो मीनार भवन से अधिक ऊंचा होगा, तो दोनों आमने सामने खड़े हैं, तो ये हो गया भवन का पाद बिंदु और भवन का शीर्ष बिंदु। ये भवन का पाद बिंदु, ये मीनार का पाद बिंदु और मीनार का शीर्ष बिंदु। तो दोनों का नाम दे देते हैं। ए बी हो गया मीनार और सी डी हो गया भवन। तो मीनार और भवन दोनों आमने सामने खड़े हैं। कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु और भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो भवन और मीनार है ना। प्रश्न में कह रहा है भवन का पाद बिंदु, तो भवन का पाद बिंदु कौन सा है? सी। और मीनार का शिखर कौन? कह रहा है इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। प्रश्न में ऐसा लिखा हुआ है। मीनार के पाद बिंदु भवन के शिखर है, उल्टा हो गया। मीनार का पाद बिंदु है, मीनार का पाद बिंदु और भवन के शिखर। प्रश्न में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मीनार के पाद बिंदु भवन के शिखर। तो मीनार का पाद बिंदु ए है, भवन का शिखर डी। और ये उन्नयन कोण बनाती है तो नीचे की ओर बनाएगी 30 डिग्री कोण बनाती है। अब फिर अगले
तथ्य में कहा जा रहा है भवन के पाद बिंदु और मीनार के शिखर। अब तो भवन का पाद बिंदु ये हो गया और मीनार का शिखर यहाँ, और ये दोनों आपस में 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। कोई दिक्कत? प्रश्न में अब कह रहा है कि मीनार यदि 50 मीटर ऊंचा हो, ये मीनार जो है 50 मीटर ऊंचा हो, मीनार 50 मीटर ऊंचा हो, तो भवन कितना ऊंचा है? भवन की ऊंचाई प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भवन कितना ऊंचा है ये बताइए। तो भवन की ऊंचाई अज्ञात है, इसलिए हम मान लिए h। कोई दिक्कत? चित्र में कहीं दिक्कत नहीं है। फिर से समझ लेते हैं कि ए बी हमने क्या माना? ए बी मीनार है और सी डी भवन है। मीनार और भवन में अंतर यही होता है, मीनार का मतलब होता है टावर। तो टावर जितना ऊंचा होता है, लोग भवन बिल्डिंग बनाते हैं, बड़े लोग बना सकते हैं उतना ऊंचाई का, लेकिन सामान्यतः बिल्डिंग तो छोटा होता है, तो ये भवन छोटा है। तो प्रश्न में कहा गया है कि मीनार के पाद बिंदु और भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार के पाद बिंदु को भवन के शिखर से मिला दिया और उन्नयन कोण नीचे की ओर बनता है, 30 डिग्री बना दिया। फिर अगले तथ्य में उसी में कहा जा रहा है आगे कि भवन के पाद बिंदु और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो हमने क्या किया? भवन के पाद बिंदु और मीनार के शिखर को मिला दिया। अब प्रश्न पूछ रहा है 50 मीटर ऊंचे मीनार हो तो भवन की ऊंचाई क्या है? तो हमारे साथ हमेशा दो ही स्थिति उत्पन्न होती है। दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक 30 डिग्री के न्यून कोण सापेक्ष, एक 60 डिग्री के न्यून कोण के सापेक्ष। हम दोनों का हल करेंगे, उसी दरमियान में हमारा भवन की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले चित्र का एक्सप्लेन कर लेते हैं अपने शब्द में। चित्र में प्रश्न संख्या 9 है ना, लिखेंगे माना कि ए बी बोल तो क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या ए बी मीनार की ऊंचाई है। जब समझा देते हैं पहले तो आवाज़ नहीं निकलता, इसका मतलब है नहीं समझ रहे हो। एवं सी डी भवन की ऊंचाई है। भवन की ऊंचाई है जो एक दूसरे के आमने सामने है, जो एक दूसरे के आमने सामने है, एक दूसरे के आमने सामने है, आमने सामने है, आमने सामने है। तथा ये तो आमने सामने खड़ा कर ही दिया था भवन, मीनार भवन। पहले प्रश्न के भाग में है, पहले भाग में कि मीनार के पाद बिंदु भवन के शिखर। तो यही लिखेंगे मीनार के पाद बिंदु, मतलब तल बिंदु उसी को कहते हैं, निचली बिंदु को ही। एवं भवन के शिखर, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तथा पहला भाग का तो हमने लिख लिया स्पष्ट, मीनार के पाद और भवन के शिखर का उन्नयन कोण। अभी 60 डिग्री वाला भाग बचा है, तो 60 डिग्री किसके बन रहा है? पुनः हाँ, भवन का पाद बिंदु और मीनार के शिखर। तथा भवन का पाद बिंदु एवं मीनार के शिखर, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इतना एक्सप्लेन करने के बाद अब दोनों त्रिभुज को बारी बारी से हल करेंगे, 60 डिग्री के सापेक्ष, 30 डिग्री के सापेक्ष। तो सबसे पहले ले लेते हैं 30 डिग्री बनाए थे, 30 डिग्री पर सॉल्व करते हैं पहले। अब 30 डिग्री के सापेक्ष समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है? 30 डिग्री जो बन रहा है, इस समकोण त्रिभुज का नाम DCA, सी पर समकोण बन रहा है यहाँ, DCA या ACD, समकोण त्रिभुज ACD, समकोण त्रिभुज ACD। इसमें हमें जानकारी यही है कि AC यानी DC भवन की ऊंचाई है, DCH
भवन की ऊंचाई माना, ये माना, ऊपर में तो लिखा हुआ ही है CD भवन की ऊंचाई है ना, H मान लिए हैं तो लिख दिए माना। उसके बाद AC यानी CA, AC ये भी जानकारी नहीं है, इसकी भी जानकारी नहीं है, तो क्या कर देते हैं X मान लेते हैं, क्योंकि कर्ण की आवश्यकता नहीं है तो नीचे वाला दोनों में उभयनिष्ठ आधार है तो X माना, X मान लिया। कौन A पर बन रहा है न्यून कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री। अतः कौन सा अनुपात सुनिश्चित होता है, इससे अनुपात से निश्चित होता है कि 30 के लिए H हो गया लंब जो निकालना है, और ये हो गया आधार जो दोनों में उभयनिष्ठ है, निकालना इसका अनिवार्यता है। तो लंब और आधार कौन अनुपात को निर्मित करता है, tan का लंब बटा आधार tan, तो tan A पर न्यून कोण बन रहा है यहाँ, इसलिए A लेना है। तो क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, A के लिए लंब हो गया DC, आधार AC। अब tan A का मान हमारे प्रश्न में tan A कितना डिग्री दिया हुआ है, हम यहाँ लिखे हैं 30 डिग्री है, A के स्थान पर 30 डिग्री। DC क्या है H, AC X दोनों तो माने ही हैं, tan 30 का मान 1/√, H बटा X को गुना कर देंगे 1 से, X बराबर H इंटू √3 मीटर। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1। अब जो समीकरण दूसरा त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज बचा हुआ है 60 डिग्री के न्यून कोण के सापेक्ष, उस त्रिभुज को चित्र पर देख लेते हैं कौन सा त्रिभुज बनाता है, BAC, क्योंकि ये समकोण है इसलिए हम लिखेंगे। अब समकोण त्रिभुज BAC में, समकोण त्रिभुज BAC में क्या क्या ज्ञात है समकोण त्रिभुज BAC में। ये जो BAC है इस त्रिभुज में ज्ञात क्या है, तो ज्ञात लंब ज्ञात है पहले से, कितना 50 मीटर। तो हम लिखेंगे AB बराबर 50 मीटर दिया हुआ है, प्रश्न में ही दिया हुआ है। फिर AC बराबर X, और लेकिन X किसके सापेक्ष निकल गया है समीकरण 1 में, H√3, X और X हो गया H√3 के बराबर। यह समीकरण 1 में स्पष्ट दर्शाया गया, इसलिए हिंट्स दे दिए समीकरण 1 से। AC का मान निकाल के रखें। कौन C पर कितना बन रहा है 60 डिग्री। अब C के सापेक्ष देखते हैं, ये लंब है ना, और नीचे वाला भुजा जो है आधार है, तो फिर कौन सा अनुपात सुनिश्चित हो गया, tan का लंब बटा आधार tan, तो इसलिए tan C बराबर लंब बटा आधार, तो लंब हो गया AB बटा आधार AC। tan C के स्थान पर tan 60 डिग्री, AB का वैल्यू हमने निकाल के रखा है 50 मीटर, AC का मान X भी है H√3 है, तो X नहीं लेना क्योंकि X यहाँ मान रखे हैं, तो X का मान H√3 निकला है ना, तो यही मान ले लिए H√3। अब tan 60 का वैल्यू होता है हमारा √3 बटा 1, तब 50 बटा H√3। समीकरण में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, कर ले √3 और इंटू √3, 2 बार √3 जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, H तो क्या हो गया 3H यानी 3H बराबर 50, 3H इक्वल, इसलिए H इक्वल ये 3 इंटू में है उधर जाएगा तो बटे में होगा, तो 16.2/3 मीटर हो गया। ये H का मान, H की क्या माने थे, भवन की ऊंचाई, प्रश्न में लिखे हैं ना AB जो है भवन की, CD भवन की ऊंचाई है, इसे अतः लिख देंगे, अतः भवन की ऊंचाई बराबर 16.2/3 मीटर। यही हो गया इसका जवाब। कोई दिक्कत? प्रश्न संख्या 10 में कहा जा रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं।
इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में स्पष्ट कहा जा रहा है कि एक सड़क है, इस सड़क 80 मीटर चौड़ी है, ये सड़क है और सड़क कितना चौड़ी है? 80 मीटर चौड़ी सड़क है। सड़क के दोनों किनारे समान ऊंचाई का बिजली का खंभा लगा हुआ है। मान लो कि ए बी क्या है? सड़क की चौड़ाई है। ए बी किसकी चौड़ाई है? सड़क की चौड़ाई, ए से बी तक सड़क की चौड़ाई है। उसके बाद ए सी पहला खंभा है, अब बी डी ये बिजली का दूसरा खंभा है जो दोनों आमने सामने है। ये सड़क के एक किनारे पर एसी खंभा है बिजली का, दूसरे किनारे पर बीडी खंभा। कह रहा है कि एक आदमी सड़क पर चला जाता है बीच सड़क पर तो कहीं जाएगा ना, सड़क में किसी बिंदु पर चला जाता है और दोनों ओर देखता है झांक कर। एक बार इस ओर देखता है बिजली खंभा को, दूसरी ओर इस खंभे को देखता है। तो कहा जाता है इसी स्थिति में दोनों खंभों को देखने पर क्रमशः उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री बनता है। तो जिस बिंदु पर गया उस बिंदु का नाम हम मान लेते हैं P। क्या मान लिए? P। और यहाँ से 60 डिग्री और एक और 30 डिग्री उन्नयन कोण बन रहा है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये बिजली का खंभा कितना ऊंचा है, नई जानकारी है तो क्या मान लिए? क्योंकि जब दोनों बिजली के खंभे समान ऊंचाई के हैं, एगो H होगा तो दूसरा भी। उसके बाद प्रश्न यह भी पूछ रहा है कि जो बिंदु पर से आदमी देख रहा है, जिस बिंदु से खंभे को दोनों ओर, उस बिंदु से सड़क के किनारे की दूरी कितनी है। जैसे P बिंदु है ना, तो P बिंदु से सड़क कितना किनारा है। तो ऐसे 80 से 40 कैसे कह देंगे? जब 45 कोण बनता तब कह सकते थे बराबर है, क्योंकि 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, उस स्थिति में कह सकते हैं बराबर। लेकिन यहाँ 60-30 का है तो बराबर नहीं होगा। तब मान लेते हैं कि कोई एक दूरी मान लेते हैं। अगर हम ए पी की दूरी, ए से लेके पी तक की दूरी या पी से बी तक की दूरी किसी एक को मान ले। अगर हम मान ले पी बी की दूरी x मीटर, तो ए पी का क्या हो जाएगा वैल्यू? 80 माइनस x हो जाएगा। तो ये मानना किसी एक और है, दोनों और मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें टोटल दूरी तो जानकारी है ना। हम इधर अगर x मानते तो यहाँ 80 घटा x हो जाता। हमने ए पी को अगर पी बी को x माना तो ए पी होगी 80 घटा x। ये दूरी का मान हमने रख दिया अपने से। खंभे की बिजली खंभे की ऊंचाई क्या रखा? h। अब प्रश्न में जब फिगर में दिया गया है, हम इसको लिखेंगे माना कि सबसे पहले हम सड़क की चौड़ाई दर्शाते हैं। ए बी क्या है? सड़क की चौड़ाई है। माना कि ए बी सड़क की चौड़ाई है, ए बी सड़क की चौड़ाई है तथा ए सी एवं बी डी सड़क के दोनों किनारे आमने सामने खड़े खंभे की ऊंचाई है। आमने सामने खड़े खंभे की ऊंचाई है। कोई दिक्कत यहाँ तक में? फिर से समझ लें कि ए बी सड़क की चौड़ाई है और ए सी एवं बी डी दोनों खंभा है जो सड़क के दोनों किनारे पर आमने सामने खड़ा है। वही लिखे हैं ना, यहाँ आमने सामने खड़े हैं, खंभे की ऊंचाई है। तथा अब कौन सा हिस्सा बचा? तो सड़क पर किसी बिंदु P से दोनों खंभों को देखने पर, दोनों खंभों के शीर्ष को देखने पर उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो लिखेंगे तथा सड़क पर स्थित बिंदु P से दोनों खंभों के शीर्ष को देखने पर
देखने पर बना उन्नयन कोण क्रमशः, एक के साथ लिख लेते हैं, उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री एवं 30 डिग्री है। चित्र का पूरा एक्सप्लेन हो गया। कोई हिस्सा बचा जो कि बाकी रह गया लिखे नहीं जिसके बारे में। अब दो त्रिभुज तो स्पष्ट है, दोनों समकोण है। हमारी इच्छा है हम या 60 डिग्री पर सॉल्व करें या 30 डिग्री पर। तो अब एक त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन किस न्यून कोण के सापेक्ष लेंगे? कोई बात नहीं है, तो डी बी पी ले लेते हैं। 60 डिग्री ना, तो डी बी पी में, तो डी बी पी में क्या जानकारी है मुझे? डी बी बराबर एच माना है, यही ना, बी डी कर देते हैं, सीधा हो जाएगा नाम। उसके बाद अब बी पी, ये भी हमने एक्स माना है, ये भी एक्स माने हैं। और कोण टी पर कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। कर्ण की कोई सवाल ही नहीं उठता है। लंब और आधार का ही अनुपात सापेक्ष जानकारी है हमें, तो कौन सा अनुपात निश्चित करेंगे? इसीलिए लंब आधार का अनुपात क्या होता है? 10 पी बराबर, क्योंकि लंब और आधार का अनुपात 10 होता है। लंब आधार यही ना है, तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला पर है? 10। तो 10 पी बराबर, तो लंब हो गया बी डी, आधार हो गया बी पी, नीचे वाला हिस्सा आधार है। तो 10 पी के स्थान पर मान रखेंगे 10 60, पी 60 डिग्री न बना रहा है। बी डी का वैल्यू है एच और बी पी का वैल्यू है एक्स। तो 10 60 इक्वल √3 एच बटे एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एच बराबर √3 इंटू एक्स, √3 इंटू एक्स हो गया। ये इसको मान लेते हैं समीकरण 1। हमारे पास और एक बचा हुआ त्रिभुज है ना, कौन सा त्रिभुज बचा हुआ है? पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सी ए पी में, समकोण त्रिभुज सी ए पी में। जब इसको हल करेंगे तो इसमें भी हमें ए सी की ऊंचाई तो वही जानकारी है एच, ए सी बराबर एच, जो हमने पहले नहीं माना था तो यहाँ मान लिए प्रश्न में। उसके बाद ए पी हम जान रहे हैं कि 80 घटा एक्स है। क्यों 80 घटा एक्स आया? तो बताए थे फिगर बनाते समय कि टोटल दूरी 80 मीटर है, जिसमें x मीटर हम मान लिए एक हिस्से को, तो दूसरा हिस्सा 80 घटा एक्स बचेगा, घटेगा ना 80 में। तो मान ली कौन P इस और जब बना रहा है तो कितना डिग्री है? 23 डिग्री। इसीलिए इसमें भी इस 30 डिग्री के लिए लंब और आधार का अनुपात होता है। लंब बटे आधार क्या होगा? 10 पी बराबर। तो अब लंब के बदले में हम क्या प्रयोग करेंगे? ए सी। लंब क्या है इसके लिए? ए सी। और आधार क्या है? ए पी। आधार है ए पी। तो 10 पी पर हमारा मान आ गया 30 डिग्री, और ए सी के बदले में एच, और ए पी के बदले में 80 माइनस एक्स। 10 30 का मान 1 बटा √3 बराबर एच बटे 80 घटा एक्स। समीकरण में गुना करते हैं कोना कोनी, एक दूसरे को 80 घटा एक्स को 1 से गुना कर लें। 80 घटा एक्स बराबर एच √3 ना, √3 अगर इधर आ जाता है 80 घटा एक्स की तरफ तो √3 इंटू में है ना, इस ओर आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो 80 घटा एक्स बटे √3, ये हो गया हमारा समीकरण 2। हम देख पा रहे हैं कि समीकरण 1 में भी h का मान, समीकरण 2 में भी h का मान, तो दोनों समीकरण का एक पक्ष आपस में बराबर है। हम पढ़े हैं कि जब आपस में एक पक्ष बराबर होता है तो दूसरा पक्ष भी बराबर हो जाता है। ये गणितीय सिद्धांत है ना। तो पहला पक्ष बराबर वाले को छोड़ दिए, जो बराबर आगे वाला नहीं दिख रहा है उसको √3 इंटू एक्स बराबर 80 घटा एक्स बटा √3, यही ना हो जाएगा। कैसे गुना करते हैं समीकरण में? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3x बराबर 80 घटा एक्स, 80 घटा एक्स। अब घटा एक्स को इस ओर ले आते हैं, 3x माइनस उधर से इधर आया तो प्लस हो गया, तो बचा हो 80 मान ली उधर,
3x प्लस x, 4x बराबर 80, 4 से कट गया, कितना बार में 20 बार। x का मान आया 20। अब x का मान 20 आया, इसका मतलब है कि एक भाग का किनारा से दूरी निकल गया, 20 निकला। तो टोटल सड़क की चौड़ाई 80 से 20 उधर से है तो इधर से 60 है ना, होगा ना। तो x का मान 20 निकला, हमको h का भी मान निकालना है ना। तो समीकरण 1 में हम x का मान रख देते हैं। समीकरण 1 में हम लिख लेते हैं यहाँ, समीकरण 1 में x बराबर कितना रखने पर, x बराबर 20 रखने पर, x बराबर 20 रखने पर, तो h बराबर x√3 है। कहाँ पर है, समीकरण 1 में ना। x के स्थान पर हम रख दिए 20 और √3 तो है ये है, तो h का मान क्या हो गया 20√3। एक जवाब ये निकल गया। अब हम लिख सकते हैं कि खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई जो पहले जानकारी निकालना था तो वो निकल गया, कितना निकला 20√3 मीटर। एवं अब सड़क के किनारे से बिंदु की दूरी, किनारे से बिंदु P की दूरी, एक तो हमारा कितना निकला 20 मीटर, और दूसरे किनारे से निकालेंगे तो 60 में 80 में 20 घटेगा ना, 80 घटा 20 बराबर 60 मीटर। समझ में आया यहाँ, क्योंकि सड़क के दोनों किनारे से दूरी पूछा जा रहा था, इस किनारे से 20 तो इस किनारे से, तब ना 60 20 80 हो जाएगा सड़क की टोटल चौड़ाई। तो टोटल जवाब हमारा ये तीनों जवाब में होगा। जवाब एक 20√3 भी होगा, फिर जवाब में 20 मीटर भी होगा, जवाब में 60 मीटर भी होंगे। ये तीनों जवाब हमारा एक साथ जवाब पूछा गया है।